गुड मॉर्निंग सभी को। आज का क्लास जो होने वाला है, पिछला क्लास का फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछला क्लास का आगे बढ़ाते, पिछला क्लास में मैंने बताया था कि एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने अकाउंट्स खाते बनाते हैं वो 3 तरीके से बनाते हैं। एनपीओ खाते जो बनाते हैं कितने तरीके से बनाते हैं? 3 तरीके से बनाते हैं। एनपीओ कौन कौन खाते बनाते हैं? तो पहले बताए थे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बताए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बताए थे बैलेंस शीट। तो पिछला क्लास में मैंने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बता दिया था। पिछला क्लास में आप लोग को रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बता दिए थे। आज जो क्लास होने वाली है अकाउंटिंग लेके जो करते इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बारे में बात करेंगे। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो एक तरीका से जो बेस होता है, जो बनाने का तरीका होता है, जो जिसका आधार होता है, वो रिसीव एंड पेमेंट की ही सहायता ली जाती है। ये बात एकदम मुख्य रूप से आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो आज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग यदि बात करते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में लिखा गया है कि जिस प्रकार लाभ कमाने वाली संस्थाएं लेखांकन वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाती है, मतलब लाभ कमाने वाली संस्था, जो लाभ कमाने वाली संस्था है, जो लाभ कमाती है, जो वर्ष के अंत में क्या करती है, वो पीएल अकाउंट तैयार करती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है? प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहती है। ठीक उसी प्रकार अलाभकारी नॉन प्रॉफिट संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है अलाभकारी संस्था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। जिस प्रकार लाभकारी संस्था, लाभ कमाने वाली संस्थाएं पीएल अकाउंट बनाती है, ठीक उसी प्रकार अलाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। 2 बात समझ में आ गया। पहली बात है लाभ कमाने वाली संस्थाएं पीएल अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, या लाभकारी वाले संस्था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। बिल्कुल। यह खाता इसलिए बनाया जाता है, यह खाता इसलिए बनाया जाता है कि चालू का व्यय चालू वर्ष की आय से कम है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। मतलब ये खाता इसलिए बनाया जाता है, चालू वर्ष का जो एक्सपेंस है, चालू वर्ष का व्यय है, मतलब चालू वर्ष का जो हम लोग एक्सपेंस है, या चालू वर्ष के जो इनकम है वो कितना है, इनकम से एक्सपेंस ज़्यादा है या एक्सपेंस से इनकम ज़्यादा है, इसकी जानकारी प्राप्त किया जाता है ना। यह खाता नॉमिनल अकाउंट है। एकदम मुख्य रूप से देखिए, यह खाता नॉमिनल अकाउंट है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताए थे, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और ये कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, आप लोग रूल होता है, रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको डेबिट कीजिए, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट कीजिए। तो वही चीज है, एक्सपेंस और इनकम के बारे में बात कर रहा है। तो एक्सपेंस और इनकम के बारे में बात कर रहा है, तो जेन्युइन है कि एक्सपेंस और जो इनकम के बारे में बात करता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है ना। जिसके बनाने का तरीका, मतलब जिसके डेबिट साइड में समस्त एक्सपेंस और लॉस तथा क्रेडिट साइड में इनकम और प्रॉफिट को दिखाया जाता है। मतलब यदि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसको इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंस या जो लॉस होगा इसको दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम और प्रॉफिट होगा उसको दिखाएंगे। ये बता रहा है, दिखाया जाता है। इस खाते में एक निश्चित अवधि में आय और व्यय के परिणामों को जाना जाता है। इस खाते बनाने से निश्चित अवधि में आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस के परिणामों को जाना जाता है। यदि क्रेडिट साइड का योग,
अधिक क्रेडिट साइड का योग, यहां बात समझिए, अधिक क्रेडिट साइड का योग, क्रेडिट साइड का योग कहता है यदि, यहां देखें, यदि क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से अधिक होता है, क्रेडिट साइड की योग डेबिट साइड के अधिक होता है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या सरप्लस कहा जाता है। मतलब यदि मान लिया जाए हम लोग खाता बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, तो यहाँ होता है, देखिए यहाँ लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिखा जाता है फॉर द ईयर, जो जिस डेट को बनाएंगे यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं हम लोग इनकम, यहाँ अमाउंट लिखते हैं, ये क्रेडिट होता है, यहाँ डेबिट होता है। बच्चों रुपया का साइन देना है, क्या को लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है इधर जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी एक्सपेंस अभी लिखे और क्या लिखते हैं, लॉस लिखते हैं। इधर में हम लोग क्या लिखते हैं, जितना भी इनकम होगा रिसीव होगा और प्रॉफिट लिखते हैं। जब दोनों साइड का योग बराबर करते हैं, जब दोनों साइड का योग बराबर करती हैं, तो बराबर करते समय यदि क्वेश्चन कहता है क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड का योग से अधिक है, मतलब ये क्रेडिट साइड का योग जो है डेबिट साइड के अधिक है, तो जो अधिक इधर है, क्रेडिट साइड अधिक है, तो जो बैलेंस निकलेगा, इसको दो चीज कह सकते हैं हम लोग, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसको बोल सकते हैं सरप्लस, शॉर्ट में सरप्लस। मतलब इनकम ज्यादा हुआ और खर्च कम हुआ तो मेरे लिए सरप्लस, मतलब ये प्रॉफिट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, प्रॉफिट को डिनोट करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन कहता है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यदि ओवर सरप्लस कहा जाता है यदि डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से अधिक है। अब उल्टा, डेबिट साइड का योग जो इधर का योग है इससे अधिक है, क्रेडिट साइड से अधिक है, तो अब बैलेंस इधर निकलेगा, तो इनको क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्या लिखेंगे इधर, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम लिखिए या डिफिसिट लिखिए। क्या लिखिए, डिफिसिट लिखिए। ये इसका वैल्यू, मतलब डिफिसिट जो डिनोट करता है ये लॉस को डिनोट करता है, लॉस को डिनोट करता है। इसके मतलब ये हुआ कि जो मेरा खर्च था, जो मेरा खर्च था वो ज्यादा था और मेरा इनकम कम था, है ना, डिफिसिट को डिनोट करता है। ये समझ में आ गया। नोट में लिखे हैं, नोट में क्या लिखे, जो नोट में जो लिखा जाता है वो मेन वी पॉइंट होता है। कहता है पहला, इस खाते में सिर्फ चालू वर्ष का लेखा किया जाता है, गत वर्ष प्रीवियस ईयर और आगामी वर्ष का लेखा नहीं होता। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। इस खाते में जो लेखा होगा वो करेंट ईयर से संबंधित का लेखा ही होगा, करेंट ईयर से संबंधित का लेखा होगा, जो करेंट में है, जो चालू वर्ष है। जो प्रीवियस ईयर और आगामी वर्ष का लेखा नहीं होगा। तो ये समझ जाइए कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी बताए कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट साइड एक्सपेंस और लॉस को लिखा जाता है, क्रेडिट साइड जो होगा इनकम और प्रॉफिट को लिखा जाता है। अब दोनों साइड का योग बराबर करते हैं। यदि इनकम का योग ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर का योग कम है तो इस स्थिति में हम लोग सरप्लस निकलता है। क्या निकलता है, सरप्लस निकलता है। और यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो डिफिसिट निकलता है ना, जो लॉस को डिनोट करता है, और सरप्लस प्रॉफिट को डिनोट करता है ना। और सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ ये बताए हम आप लोग को, सबसे बड़ी पॉइंट ये बताए आप लोगों को कि इसका जो लेखा होगा वो करेंट ईयर से संबंधित का होगा। किसका लेखा होगा,
करंट ईयर से संबंधित होगा। प्रीवियस ईयर रहेगा, ये आगामी आने वाला वर्ष का जो भी लेन देन होंगे उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, है ना। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। आगे कहता है, इसमें कहता है इसमें सिर्फ आयगत एवं व्ययगत मदों का ध्यान रखा जाता, पूंजीगत आय व्ययों को नहीं। देखिए यहाँ मेन पॉइंट कहता है कि इसमें जो भी लेखा होंगे, जो भी लेखा होंगे, तो जो भी लेखा इनकम एक्सपेंडिचर में होंगे वो पहला करेंट ईयर से रिलेटेड होंगे, पहला पॉइंट बोला। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो भी लेखा होंगे वो रिवेन्यू, जो भी लेखा होंगे आयगत और व्ययगत मदों को ध्यान रखा जाता, आयगत और व्ययगत मदों का ध्यान। पूंजीगत व्यय को नहीं लिखा जाता है। पूंजीगत व्यय मतलब एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड चीज को नहीं लिखा जाता है। जो भी रिवेन्यू रिसीव होता है, रिवेन्यू पेमेंट होता है, उसी को लिखा जाता है। रिवेन्यू रिसीव एंड रिवेन्यू पेमेंट, इसी को लिखा जाता है ना। कैपिटल रिसीव, कैपिटल पेमेंट मतलब कैपिटल रिसीव या कैपिटल पेमेंट को नहीं लिखा जाता। कैपिटल रिसीव और कैपिटल पेमेंट को नहीं लिखा जाएगा बच्चों, सिर्फ रिवेन्यू रिसीव और रिवेन्यू पेमेंट को ही लिखा जाएगा। और इसी रिवेन्यू रिसीव और रिवेन्यू पेमेंट के आधार पे ही हम लोग क्या निकालेंगे, सरप्लस या डिफिसिट निकालेंगे। सरप्लस क्या निकालेंगे, डिफिसिट निकालेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, 2-3 टॉपिक समझ में आ गया है ना। करंट ईयर का लिखा होगा, रिवेन्यू रिसीवर रिवेन्यू पेमेंट का लिखा होगा, कैपिटल रिसीवर कैपिटल पेमेंट का लिखा नहीं होगा। समझ में आ गया। आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलेंगे, कहता है फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फीचर्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी लक्षण क्या है ना, ये क्या होगा। तो ये इसी से ऑब्जेक्टिव, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं वो यहाँ सारा ऑब्जेक्टिव इसी से, यहीं से आने वाला है और यहीं से आता भी है। सबसे पहला पूछ रहा है इसका फीचर, यह नॉमिनल अकाउंट है। अभी मैंने बताया बच्चों, पहला क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल भी आपको बताए। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है लॉस और एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, प्रॉफिट लिखिए या गेन लिखिए, गेन है ना, या इनकम को हम लोग क्या वो करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। इनकम एक्सपेंडिचर आय और व्यय को डिनोट करता है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ, वो रिसीव एंड पेमेंट जो पिछला क्लास में मैंने बताया था है ना, अब पिछला टॉपिक जो बताए थे रिसीव, वो रियल अकाउंट होता है। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव रिसीव पेमेंट बोलेगा तो आप रियल अकाउंट मानेंगे, यदि इनकम एक्सपेंडिचर बोलेगा नॉमिनल अकाउंट मानेंगे। दूसरा पॉइंट है, इस खाते को तैयार करते समय लेखांकन के उपार्जन आधार को ध्यान रखा जाता है। हाँ, इस खाते को देखो, ये एक्रूवल बेसिस, ये मेन पॉइंट है। इस खाते को बनाने से एक्रूवल बेसिस को ध्यान, उपार्जन आधार को ध्यान रखा जाता है। उसमें कैश का ध्यान रखा जाता है रिसीवर पेमेंट में, इसमें किसका रखा जाता है, उपार्जन आधार को ध्यान रखा जाता है। आगे चलेंगे, इस विधि में उपार्जन आधार में जैसे आउटस्टैंडिंग बकाया यदि है, प्रीपेड पहले दे दिए, एक्यूरेट डिप्रिसिएशन का ध्यान रखा जाता है। मतलब इसमें साफ साफ समझिए कि इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बनाते हैं तो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब वो होता है जो प्रीपेड पहले मिल गया है ना, और आउटस्टैंडिंग जो मेरा ड्यूज है, बकाया है ना, एक्यूरेट है ना, डिप्रिसिएशन जिसका वैल्यू घट रहा है, इस सब का एडजस्टमेंट दिया रहेगा। ये सब एडजस्टमेंट के पार्ट होते हैं, इस सब को ध्यान रखा जाता है। अब कैसे ध्यान रखा जाता है, इसका लेखा कैसे किया जाएगा, तो जब हम नोमरिकल में आएंगे तो इसको हम लोग बताएंगे। आउटस्टैंडिंग को क्या लिखा होगा, प्रीपेड का क्या होगा, एक्यूरेट का क्या होगा, डिप्रिसिएशन का क्या होगा, है ना, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा है ना, जब नोमरिकल में हम लोग आएंगे।
आगे, इस खाते में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का लिखा नहीं होता है। सही बात है कि इस खाते में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का लिखा नहीं होता है। ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का मतलब होता है, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का मतलब हुआ, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश का मतलब हुआ कि जो कैश है, कैश से रिलेटेड जो मेरे पास शुरू का कैश था और जो शेष बच गए हैं उसका लिखा नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो कैपिटल एक तरीका उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव का पार्ट माना जाता है, इसलिए कैपिटल रिसीव इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। ठीक है, अगला चलेंगे, इस खाते में समस्त व्यय एवं हानि को डेबिट साइड में, बोले इस समस्त व्यय हानि को डेबिट साइड में, अभी मैंने बताया कि जितना भी एक्सपेंस होगा वो सारा को डेबिट साइड में लिखेंगे, जितना समस्त व्यय एक्सपेंस और लॉस होगा डेबिट साइड में, और समस्त जितना भी इनकम होगा और प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इस खाते में यदि देखेंगे, इस खाते में क्रेडिट साइड अधिक है तो सरप्लस, यदि इस खाते में इधर क्रेडिट साइड अधिक है तो इधर निकलेगा सरप्लस। क्या निकलेगा? सरप्लस। यदि कम है तो इधर निकलेगा डिफिसिट। डिफिसिट मतलब इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो सरप्लस, और यदि कम है तो डिफिसिट निकलेगा, है ना। डिफिसिट निकालेंगे हम लोग। तो आगे चलेंगे और इसका फीचर क्या कहता है। हाँ, मेन पॉइंट अब आ गया, मेन पॉइंट आ गया जो बताने जा रहे हैं, जो अभी तक दोनों में डिफरेंट। क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंट बिटवीन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, क्या क्या अंतर है दोनों में, है ना। तो सबसे पहला जो अंतर है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। बच्चों क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, रिसीव पेमेंट कौन सा अकाउंट है, तो पहला रियल अकाउंट होता है रिसीव एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। बहुत बढ़िया। फ्रॉम इसका प्रारूप क्या होगा, तो इस खाते में डेबिट में प्राप्तियां मतलब रिसीव को लिखा जाता है तथा क्रेडिट साइड में पेमेंट को लिखा जाता है। मतलब समझिए कि ये जब खाता बनाएंगे तो इसमें इधर जो हम लोग इधर होता है रिसीव, इधर होता है पेमेंट, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट। तो क्वेश्चन का डेबिट में ऑल रिसीव लिखा जाता है, जितना रिसीव होगा सारा को लिखेंगे रिसीव, और जितना पेमेंट होगा सारा पेमेंट को इधर हम लोग लिखेंगे। और क्वेश्चन कहता है इस खाते में डेबिट में व्ययों को और क्रेडिट में आयों को, मतलब इस खाते यदि हम लोग बनाते हैं तो इधर हम लोग टू जितना खर्च करेंगे एक्सपेंस को लिखेंगे, इधर जितना हम लोग इनकम होगा उसको लिखेंगे। ये दोनों का मीनिंग समझ में, दोनों टाइप है ना, ये रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट। ये जितना रिसीव होगा वो डेबिट साइड में, जितना पेमेंट होगा क्रेडिट साइड में। यहाँ यदि हम लोग आएंगे तो जितना खर्च होगा, जितना खर्चा करेंगे वो डेबिट साइड में, और जितना इनकम होगा क्रेडिट साइड में, है ना। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे क्या कहता है, जो बता रहे थे, यह कैश सिस्टम पर अकाउंटिंग मेथड जो प्रयोग करता है यह कैश सिस्टम पर आधारित है, कैश बेसिस पर आधारित है, कैश सिस्टम चलेगा। ये एक्रूअल सिस्टम पर आधारित है ना। कैश सिस्टम मतलब ओनली कैश का लेखा करेगा, ओनली कैश का लेखा करेगा। इसमें क्या करे, एक्रूअल आउटस्टैंडिंग का लेखा करेगा, प्रीपेड का लेखा करेगा, है ना, डिप्रेसिएशन का लेखा करेगा, एक्यूरेट का लेखा करेगा। इसके मतलब है कि ये साथ में एडजस्टमेंट को लेके चलेगा। क्या लेके चलेगा? एडजस्टमेंट को लेके चलेगा। ठीक है। या ट्रांजैक्शन लेन देन, इसमें कैश लेन देनों का लेखा, क्या इसमें कैश से लेन देन जो होगा, चाहे तो रिसीव हो चाहे तो पेमेंट हो, चाहे रिसीव हो चाहे पेमेंट हो, उसका लेखा करेगा। इसमें कैश और कैश से रिलेटेड का लेखा होता है, कैश के साथ साथ गैर कैश, मतलब यदि है ना आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सबका लेखा करेगा, है ना।
एडजस्टमेंट वही बोले, इसमें एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता है और इसमें एडजस्टमेंट का लेखा होता है। अब एडजस्टमेंट क्या होता है यहाँ बता चुके हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारे डिप्रेसिएशन, एक्यूरेट, ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं। इसमें एडजस्टमेंट का लेखा, इसमें एडजस्टमेंट को ध्यान रख के बनाया जाता है। इसमें एडजस्टमेंट को ध्यान में रख के इसको एडजस्टमेंट में देखा ही नहीं जाता है ना। आगे चलेंगे, अगला पॉइंट है कि इसमें है ना क्रेडिट, परचेज और सेल्स। क्रेडिट मतलब होता है उधार, क्रय और विक्रय। इसमें उधार का लेखा नहीं किया जाता है। क्रेडिट, उधार से रिलेटेड कोई रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में लेखा नहीं होता है। इसमें होता है उधार का लेखा किया जाता है, मतलब क्रेडिट का लेखा किया जाता है ना। नेसेसरी, आवश्यक, नेसेसरी आवश्यक मतलब इस खाता बनाना आवश्यक नहीं है, इस खाता बनाने आवश्यक नहीं है, लेकिन ये खाता बनाना आवश्यक है। ये खाता बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये खाता बनाना आवश्यक है। क्योंकि देखिए आवश्यक, इस खाते से हमको सरप्लस मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस और डिफिसिट, डिफिसिट मतलब प्लस और माइनस। मेरा जो मेरा संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्लस में है कि माइनस में है, जितना भी इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ, इसकी जानकारी बता देता है। लेकिन इस खाते को बनाने से हमको यही पता चलता है क्या बनता है, क्लोजिंग कैश का मुख्य रूप से निकलता है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ। अकाउंटिंग या दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है या दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित नहीं है, लेकिन यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। कौन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। जिस प्रकार व्यापारिक संस्थाएं अपना लेखा करती है, ठीक उसी प्रकार ये अपना ही लेखा करती है। आगे चलेंगे, पीरियड, इसमें किसी भी अवधि में आय व्यय दिखाया जाता है। किसी भी अवधि को आय व्यय इसको हम लोग दिखा सकते हैं। इसमें कहता है किसी भी अवधि, किसी भी अवधि मतलब प्रीवियस ईयर का, आगामी वर्ष का जो भी ट्रांजैक्शन हो गए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, लिखे जाते हैं। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ओनली फॉर क्या करेंगे, चालू वर्ष से रिलेटेड जो करेंट ईयर से रहेगा, कौन सी रहेगा, करेंट ईयर से जो रिलेटेड रहेगा उसी का लिखा होगा। जो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा ओनली फॉर उसी का लेखा होगा, अदर का लेखा नहीं होगा, है ना। आगे चलेंगे, अब इसका फॉर्मेट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट क्या है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, है ना। पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ईयर, जो डेट होगा वो लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन हम लोग डेबिट साइड में पहले लिखते हैं एक्सपेंडिचर, फिर हम लोग लिखते हैं इनकम। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है ना, कि एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर को फॉर्मेट में किधर लिखा जाता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो उस परिस्थिति में एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड, है ना। अब देखेंगे सबसे पहले जितना एक्सपेंस हम लोग पेमेंट करेंगे, जो मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस दैट में चाहे डायरेक्ट हो चाहे तो इनडायरेक्ट हो। एक्सपेंस में यदि बात करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कोई भी एक्सपेंस हो, यदि पेमेंट किए हैं तो पेमेंट में आउटस्टैंडिंग जो होता है वो ऐड किया जाता है, प्रीपेड को लेस किया जाता है। आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं ड्यूज। ड्यूज यदि बकाया है तो आप ऐड कर दीजिए, और यदि पहले से एडवांस दिया हुआ है प्रीपेड, प्रीपेड को देखेंगे तो प्रीपेड को 3 गो नाम से जाना जाता है। प्रीपेड कौन कौन, एडवांस, एक्यूरेट, एडवांस, एक्यूरेट।
है ना, तो लेस कर दिया जाता है। इसके बाद जितना भी पेमेंट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो लोग आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे या व्यापारिक संस्था के स्टेटमेंट बनाए होंगे, तो वहाँ बताए थे ट्रेडिंग अकाउंट होता है और पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी लिखे जाते हैं, जो भी मद लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी मद लिखे जाते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, और पीएल अकाउंट में जो भी मद डेबिट साइड में लिखे जाते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेडिंग का डेबिट साइड में जो लिखा गया मद, जो आइटम लिखे गए हैं, और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो लिखे गए हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितना भी हम लोग डायरेक्ट के रूप में खर्चा किए चाहे इनडायरेक्ट के रूप में खर्चा किए, सारा को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखे रेंट, रेस्ट एंड टैक्स, एड्यूट फी, है ना, प्रिंटिंग, पीएस लिखे हैं, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, टेलीफोन एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, रिपेयर्स है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी हैं जितने भी खर्च हैं सारा को लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आ रहे हैं कि देखेंगे इनकम साइड। तो बोले थे कि जो भी एनपीओ संस्था है उसका इनकम मुख्य रूप से 3-4 चीज होती है। जैसे हो गया सब्सक्रिप्शन, चंदा, डोनेशन, है ना, ये अनुदान, ये सब है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन शॉर्ट में लिखे हैं, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग यदि इंड डेट का होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, और ओपनिंग का होगा लेस करेंगे। उसी प्रीपेड ओपनिंग का होगा तो ऐड करेंगे, और प्रीपेड यदि क्लोजिंग का होगा तो लेस करेंगे। जो फाइनल आएगा वो इसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद इंट्रेंस फी, है ना, जनरल डोनेशन, है ना, लाइफ मेंबर फी मतलब मेंबर फी, है ना, रिवेन्यू पोजीशन का रहे, ये भी इंट्रेंस फी रिवेन्यू पोजीशन का रहे। सारा को एक एक करके हम लोग क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आगे चलेंगे, आगे और क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डिप्रेसिएशन। देखो यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ भी बताया बच्चों कि यहाँ एडजस्टमेंट होता है, ये एडजस्टमेंट का पार्ट है कि एडजस्टमेंट का लिखा होता है। एडजस्टमेंट अभी ऊपर में बताया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, यहाँ डिप्रेसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, लॉस ऑन एंटरटेनमेंट, मतलब ये उसको भी लिखेंगे। बार एक्सपेंस, जो भी खर्च होगा, चैरिटी, है ना, जो डेबिट होगा, सन्ड्री एक्सपेंस होगा, ये सारा लिखा जाएगा। इधर के बाद आएंगे जितना भी लोकल रेंट, है ना, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, रेंट फॉर हॉल का आएगा यदि रेंट दिए हैं, सेल ऑफ टिकट, टिकट बेचेंगे, मिस्ट्रेसी रिसीव, जितना ऑल रिसीव होगा। दैट मीन समझ आइए ऑल रिसीव, जितना भी रिसीव है सारे को इनकम में लिखेंगे। और जितना भी ऑल खर्च है, ऑल खर्च, जितना भी ऑल खर्च है, ऑल एक्सपेंस, जितना भी है, जितना भी ऑल एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस होगा सारा एक्सपेंस को हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। उसके बाद दोनों साइड का योग हम लोग जोड़ते हैं, दोनों साइड का योग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि मान लिया इनकम ज़्यादा हुआ, यही बता रहे थे, इनकम ज़्यादा हो गया, मान लिया इनकम आया, इनकम साइड का जोड़ 20,000, कितना आया 20,000, और इधर जो एक्सपेंडिचर खर्चा किए वो मान लिया जब टोटल जोड़ के 15,000 आया, तो हम लोग देखेंगे कि 15,000 आया, 15,000 आया, मतलब इनकम हुआ 20,000 का 20,000, और हम लोग खर्च किए कितना 15,000। तो जो ये माइनस करके 5,000 जो आएगा, मतलब हम लोग पास बच गया, इनकम ज़्यादा हो गया तो सरप्लस। तो यदि क्रेडिट इधर इनकम का योग ज़्यादा हुआ इधर कम हुआ तो ये सरप्लस। जैसे मान लिया अभी बोले कि यहाँ 20,000 आया, यहाँ भी 20,000 आया, ठीक है, टोटल जोड़ के बराबर किए, यहाँ से इधर से इसको खर्चा करने में 15,000 का वो खर्चा किया, तो 15,000 तो 20 में 15 घट गया, तो सरप्लस का वैल्यू जो आएगा वो 5,000 आएगा। क्या आएगा 5,000 इसका वैल्यू आएगा। लेकिन यदि इसका उल्टा, लेकिन यदि इसका उल्टा, यदि मान लिया जाए कि यहाँ मान लिया जाए एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, मान लिया अब 20,000 इधर हो गया और खर्च मेरा इनकम था 15,000, तो ये डिफिसिट बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकलेगा, तो 5,000 उस समय इधर लिखना पड़ेगा।
तो आप समझ में आ गया इसमें क्या डिनोट करता है, अभी आगे पीछे बताए थे सरप्लस को डिनोट करता है, इधर बताए थे डिफिसिट को डिनोट करता है। तो किन परिस्थिति में सरप्लस होता है, किन परिस्थिति में डिफिसिट होते हैं आपको बता दिया गया। यदि इधर का योग मतलब दैट मीन्स क्या, इनकम का योग ज्यादा रहे किससे, एक्सपेंडिचर से, तो सरप्लस होगा, है ना। और यदि एक्सपेंडिचर ज्यादा रहे किससे, इनकम से, तो डिफिसिट होगा। ये समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे हम लोग। चलिए, कुछ एलिमेंट है इनकम एक्सपेंडिचर खाता तैयार करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसको कैसे तैयार करेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसको बनाने का जो हम बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाते हैं, क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाते हैं। जैसे हो गया ये है रिसीव एंड पेमेंट, इधर लिखते हैं रिसीव, इधर लिखते हैं पेमेंट, इधर है इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं इनकम। देखिए मुख्य रूप से इसमें जो होता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में, तो मुख्य रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में मुख्य रूप से देखते हैं कि जितना पेमेंट होता है सब एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, और जितना रिसीव होता है सब क्या होता है, इनकम का पार्ट होता है। जितना पेमेंट होगा सब एक्सपेंडिचर में जाएगा, खर्च में जाएगा, पेमेंट करेंगे तो खर्च किए, और जितना रिसीव किए सारा किस में जाएगा, इनकम में। लेकिन कुछ ऐसे मद होते हैं जो रिसीव एंड पेमेंट में तो लिखे जाते हैं लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं। तो क्या नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि बताए थे कैपिटल रिसीव और पेमेंट, कैपिटल रिसीव एंड पेमेंट का जो भी मद ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में है उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एकदम नहीं लिखेंगे, एकदम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, जो रिवेन्यू रिसीव और पेमेंट होगा उसी को लिखेंगे। तो उसी के बारे में कुछ ऐसे मद होते हैं जो यहाँ नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि इस खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य था क्लोजिंग बैलेंस निकालना, बाय बैलेंस सीडी। जो क्लोजिंग होता है क्लोजिंग बैलेंस को सीडी से डिनोट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। तो इसी के बारे में बोलता है कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो पहला बोला ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस एंड कैश या बैंक रहेगा, मतलब ओपनिंग में यदि कैश का वैल्यू है चाहे बैंक का वैल्यू है, या क्लोजिंग बैलेंस में कैश का वैल्यू या बैंक का वैल्यू है, मतलब ओपनिंग में यदि कैश है और बैंक में है, कैश इन हैंड या बैंक, कैश एट बैंक, यहाँ होगा कैश, यहाँ होगा बैंक, मतलब कैश इन हैंड पूरा नाम लिखे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों है, ये दोनों का लेखा रिसीव और पेमेंट अकाउंट में दिखाए गए शेषों में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाए जाएंगे। मतलब ये साफ कह दिया कि जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा और क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। समझ में आ गया, मतलब ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इसके अलावा बोले कैपिटल रिसीव एंड पेमेंट को भी नहीं दिखाया जाता है। जैसे एसेट्स, सिंपल समझिए, एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स रिलेटेड चीजों को नहीं दिखाया जाता है। आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन कहता है पूंजीगत प्राप्तियां। देखो कैपिटल रिसीव बोले ना, कैपिटल रिसीव और पेमेंट, कैपिटल रिसीव और कैपिटल पेमेंट प्राप्ति और भुगतान खाता में दिखाए गए, प्राप्ति और भुगतान खाते, इसमें क्या कैपिटल रिसीव जो दिखाए गए हैं, कैपिटल पेमेंट जो दिखाए गए हैं, कैपिटल रिसीव
और कैपिटल पेमेंट जो दिखाए गए हैं, है ना, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाए जाएंगे। मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाए जाएंगे, है ना। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, क्या है, गत वर्ष या आगामी वर्ष का आय व्यय। मतलब गत वर्ष प्रीवियस ईयर, आगामी वर्ष आने वाला साल का जो यदि इनकम और एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंस है, तो इसका लेखा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। मतलब समझिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यदि बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर मतलब गत वर्ष, आगामी वर्ष का लेखा नहीं होगा, दैट मीन्स नहीं होगा, है ना। आगे चलेंगे, वर्तमान वर्ष आयगत व्ययगत को लिखा जाता है। वर्तमान वर्ष के आयगत और व्ययगत, आयगत आय एवं व्यय को लिखा जाता है, आय एवं व्यय को लिखा जाता है जो करेंट ईयर का होगा। करेंट ईयर मतलब बच्चों, करेंट ईयर क्या होता है, जिस वर्ष का खाता बनाया जाता है, जिस वर्ष में खाता बनाया जाता है ना। जिस वर्ष मतलब दो तरीके से, चाहे तो फाइनेंशियल ईयर हो चाहे तो कैलेंडर ईयर हो। अब जानते हैं कि कैलेंडर ईयर जो होता है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होके उसी वर्ष 31 दिसंबर को बंद होता है। यदि हम लोग चलेंगे फाइनेंशियल ईयर में तो 1 अप्रैल को शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर में जो नेक्स्ट ईयर होगा वो 31 मार्च को बंद होगा, 31 मार्च को। तो इस वर्ष इस पीरियड के अंतर्गत जो भी लेन देन होंगे, चाहे कैलेंडर वर्ष का पीरियड हो चाहे तो फाइनेंशियल वर्ष का पीरियड हो, जो कैलेंडर वर्ष का पीरियड होगा या फाइनेंशियल वर्ष का पीरियड होगा, इस वर्ष के अंतर्गत जो भी लेन देन होगा उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा, है ना। इसके बाद वाले, इसके पहले वाले वर्ष का कोई लेखा जोखा नहीं होगा, बाद वाले या पहले वर्ष का लेखा जोखा नहीं होगा। ये समझ में आ गया, है ना। आगे चलेंगे हम लोग, आगे कहता है इनकम एक्सपेंडिचर का शेष निकालना। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या निकालते हैं, चाहे तो सरप्लस निकालेंगे चाहे तो क्या निकालेंगे, डिफिसिट निकालेंगे। ये तो बताए कि यदि हम लोग दोनों साइड का योग जोड़ते हैं, दोनों साइड के इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, यदि इधर ज़्यादा हो गया तो इधर टू सरप्लस इधर से निकलता है, है ना, और इधर बाय डिफिसिट निकलता है। ये तो आपको बताया गया और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलेंगे, अब आते हैं बैलेंस शीट। तीसरा है, जो ये खाते बनाते थे, जो खाते बनाते थे, वो जो खाते हम लोग बनाते थे, है ना। अब जो खाते बनाते थे उसका तीसरा है एनपीओ। जो खाता बनाती है, जो एनपीओ खाता बनाती है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो खाता बनाती है, बोला है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फाइनली क्या बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है। तो ये बैलेंस शीट हम लोग आगे हैं। रिसीव पेमेंट समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। अब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहता है क्या होता है, लाभ अर्जित करने वाली व्यापारिक संस्थाएं एक निश्चित अवधि के बाद वित्तीय स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट तैयार करती है। मतलब एक लाभ कमाने वाली संस्था है, निश्चित अवधि के बाद अपने वित्तीय स्थिति को जानने के लिए क्या बनाती है, वो बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट तैयार करती है। ठीक इसी प्रकार व्यापारिक संस्था भी, इसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्था भी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था भी अपना वित्तीय स्थिति को जानने के लिए बैलेंस शीट तैयार करती है। मतलब दोनों बैलेंस शीट तैयार कर रही है, व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था। व्यापारिक संस्था भी जानना चाहती है अपना फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गैर व्यापारिक एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था भी अपना बैलेंस शीट मतलब एक तरीका से वित्तीय स्थिति जानना चाहती है। तो फाइनेंशियल स्थिति, वित्तीय स्थिति जानने के लिए आपको सिंपली जानिए कि बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी
एसेट मतलब बिजनेस का क्या संपत्ति है, लायबिलिटी बिजनेस में क्या कर्जे हैं, इसकी आकलन किया जाता है ना, इसको आकलन किया जाता है, इसका अनुमान लगाया जाता है ना। इसे बनाने का मुख्य कारण संस्था की वित्तीय स्थिति, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन का आकलन किया जाता है, संस्था का फाइनेंशियल पोजीशन का आकलन किया जाता है। संस्था में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किस प्रकार से आकलन होगा, है ना। आयगत एवं आगे चलेंगे, इस खाते में आयगत आय व्ययों को नहीं लिखा जाता, बिल्कुल सही बात। ये बैलेंस शीट है, आय और व्यय को नहीं लिखा जाता है, तो बैलेंस शीट में क्यों लिखा जाएगा। ये आयगत रिवेन्यू जो इनकम है चाहे एक्सपेंस है, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है, तो बैलेंस शीट में लिखा नहीं जाएगा, लेकिन डिफाइन कर दिया है कि इसको नहीं लिखा जाएगा, है ना। इसमें क्या लिखा जाएगा, सिर्फ पूंजीगत कैपिटल, है ना, पूंजीगत कैपिटल रिसीव या कैपिटल पेमेंट जो है ना को लिखा जाता है, जैसे एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल फंड हो गया, ईटीसी को लिखा जाएगा। मतलब बैलेंस शीट में अभी बता, बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी रिसीवर पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू का रिसीवर पेमेंट हो, कैपिटल रिसीव पेमेंट, दोनों को लिखा जाता है, तो उसी की सहायता से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो उसी की सहायता से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू रिसीव और रिवेन्यू पेमेंट को लिखेंगे, कैपिटल रिसीव और कैपिटल पेमेंट जो बचता है उसको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, है ना, तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो ये तरीका था, ये तरीका है। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग आगे क्या चलेंगे कि आगे अब इसको बनाने का तरीका, इसको बनाने का तरीका क्या होगा, कैसे इसको बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या होता है, तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, बैलेंस शीट में क्या होता है, दो पक्ष होता है। जैसे बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, पहला साइड को बोलते हैं लायबिलिटी और दूसरा साइड को बोलते हैं एसेट्स। तो लायबिलिटी में क्या क्या लिखे जाएंगे, एसेट्स में क्या क्या लिखे जाएंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटी में लिखे जाने वाले मदों को कल आप मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बैलेंस शीट का एकदम फॉर्मेट बताएंगे, और बैलेंस शीट के बाद आपके इससे रिलेटेड नोमरिकल क्वेश्चन होंगे, इससे रिलेटेड क्या होंगे, नोमरिकल क्वेश्चन होंगे, और नोमरिकल क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो थैंक यू, है ना।